हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमनदीप और स्वागत है आपका इन्फोसूत्रा यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो कोरोना वायरस है उसकी वैक्सीन आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, उसकी वैक्सीन क्यों नहीं आ रही है। हाँ, जानता हूँ आपने इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी देख ली हैं, लेकिन अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया जानने को ना मिले तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नोवल कोरोना वायरस ही क्यों नाम रखा गया कोरोना वायरस का। दूसरी बात हम ये जानेंगे कि कोविड-19 क्या है और तीसरी बात ये कि SARS-CoV-2 क्या है। अगर आप इसको ऑलरेडी जानते हो तो आप वीडियो के इस पार्ट को स्किप कर सकते हो आगे। दोस्तों, इसका नाम कोरोना वायरस इसलिए रखा गया क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जब उन्होंने कोरोना वायरस की इमेज को एक माइक्रोस्कोप के अंडर देखा तो उनको उसकी जो शेप थी उसकी, आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस की माइक्रोस्कोपिक इमेज दिखाते हैं तो उसके ऊपर कांटे कांटे जैसे उगे होते हैं। तो वो माइक्रोस्कोपिक इमेज उन कांटों की एक क्राउन की तरह दिखती थी, यानी कि मुकुट की तरह दिखती थी। और जो क्राउन होता है उसको लैटिन लैंग्वेज में कोरोना बोला जाता है, तो इसके लिए इसका नाम कोरोना वायरस पड़ गया। और अगर बात करें कि नोवल क्यों लगा इसके नाम के आगे, तो वो इसलिए क्योंकि इसके जैसा वायरस पहले कभी नहीं देखा गया था। तो नोवल का मतलब न्यू भी होता है, तो इसलिए इसका नाम आगे नोवल लग गया। तो दोस्तों, जो कोरोना वायरस है ऐसा नहीं बोल सकते कि वो अपने आप में एक वायरस है। जो कोरोना वायरस है वो फैमिली है एक वायरसेस की, इसमें और भी जो वायरसेस हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो कोरोना वायरस है वो अभी आया है, वो नया नया नहीं है। जो अभी वाला वायरस है वो कोरोना वायरस की फैमिली का एक हिस्सा है। जो कोरोना वायरस का पहला केस था वो 1926 में पाया गया था, लेकिन वो सिर्फ तब एनिमल्स में पाया गया था। जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे उनमें वो सबसे पहले पाया गया था। तो अगर हम बात करें अभी वाला जो वायरस है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है SARS-CoV-2, यानी कि सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इससे पहले भी 2003 में एक वायरस आया था, उसने भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया था। हालांकि इससे अगर कंपेयर किया जाए तो तब वाला जो वायरस था SARS-CoV-1 वो काफ़ी ज़्यादा कम उसने नुकसान किया था अगर हम इससे कंपेयर करें। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो वायरस होता है उसका नाम अलग रखा जाता है और जो उससे होने वाली बीमारी होती है उसका नाम अलग होता है। अगर हम बात करें एड्स की तो जो HIV है वो वायरस का नाम है और एड्स जो है वो उससे होने वाली बीमारी का नाम है। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है, जो SARS-CoV-2 है वो वायरस का नाम है और कोविड-19 उससे होने वाली बीमारी का नाम है कोविड-19, यानी कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। तो दोस्तों, आप लोगों ने भी सुने होंगे जो रशिया है वो दावा कर रही है कि हमने कोविड-19 की वैक्सीन बना ली है और मास मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसको और भी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में इस पर अभी तक काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है और भी टाइम इसमें काफ़ी ज़्यादा जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं आई है, तो उसका रीज़न छुपा हुआ है वायरस की वैक्सीन को बनाने में जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर। यानी कि जो भी वायरस होता है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, उसका वैक्सीन आना इतना आसान नहीं होता। वैक्सीन बनाने का काम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके का होता है। कुछ वायरसेस तो ऐसे हैं जिनकी वैक्सीन जब आई तो तब तक वो वायरस ही ख़त्म हो चुका था। ऐसी भी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं। उससे क्या होता है कि जो लेबोरेटरीज़ होती हैं जो वैक्सीन को बनाती हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि फिर वो वैक्सीन बिकती ही नहीं है। लेकिन अभी वाला जो वायरस है यानी कि SARS-CoV-2, इसका फ़ायदा हमें ये है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो SARS-CoV-1 से थोड़ा बहुत यानी कि 80% मिलता जुलता है। थोड़ा बहुत मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो 20% है वो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल देता है। इसलिए चांसेस भी हैं कि इसकी जो वैक्सीन है वो जल्दी आ जाए, क्योंकि साइंटिस्ट जो हैं वो उन्होंने पहले भी एक इस तरह से मिलता जुलता वायरस जो है वो देखा हुआ है। अभी बात करते हैं कि जो वैक्सीन है वो बनती कैसे है। वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले वायरस को ग्रो करते हैं लैब में, यानी कि बहुत सारा वायरस इकट्ठा किया जाता है। और वायरस को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं होता। यानी कि जब हम बैक्टीरिया को इकट्ठा करते हैं तो उसको हम एक पेट्री डिश में शुगर सोल्यूशन डाल देते हैं और उसके ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। लेकिन जो वायरस होता है उसको लिविंग होस्ट सेल चाहिए होते हैं, यानी कि जिंदा सेल चाहिए होते हैं उसको। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिंदा, जो हम लार्ज क्वांटिटी में लेके आ सकें ताकि उसके ऊपर वायरस ग्रो कर सकें। तो वायरस को ग्रो करने के बाद वायरस को कमज़ोर किया जाता है, यानी कि जो बाकी लैब के जो और लोग हैं लैब के अंदर या फिर एनिमल्स हैं उनको कोई हार्म ना हो, वो वायरस उनको नुकसान ना पहुंचाए। तो अभी वो जो कमज़ोर वायरस है उसको इंजेक्ट किया जाता है किसी जानवर के अंदर। कभी कभी कमज़ोर की बजाय जो है वो मरा हुआ वायरस भी यूज़ किया जाता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है जानवर के अंदर और देखा जाता है कि अभी क्या होता है। अगर वो जानवर मर गया तो अभी फिर से आपको दोबारा सारा काम शुरू करना पड़ेगा, यानी कि फिर से वायरस को ग्रो करना पड़ेगा, उसको कमज़ोर करना पड़ेगा और फिर से इंजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जानवर बच जाता है तो उसके बाद उसके अंदर कमज़ोर नहीं, ज़िंदा वायरस जो होता है उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है।
और अगर वो जानवर जिंदा वायरस इंजेक्ट करने के बाद बीमार हो जाता है तो मतलब आपका ट्रायल फेल हो गया, आपको फिर से दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जानवर बीमार नहीं होता है तो उसके बाद बारी आती है ह्यूमन ट्रायल की। तो ये जो स्टेज होती है ये बहुत डेंजरस स्टेज होती है, क्योंकि जब अगर ह्यूमन मर जाए तो फिर से आपके लिए एक तो वायरस आपका जो ट्रायल है वो फेल हो गया, और दूसरा आपको जो गम लग जाएगा किसी इंसान को मारने का वो अलग से। तो अगर अभी हमारा ह्यूमन ट्रायल पास हो जाता है तो उसके बाद भी एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है जो कि है मास मैन्युफैक्चरिंग की। अगर बहुत सारे लोगों को वायरस है तो उनको ठीक करने के लिए बहुत सारी वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर बहुत सारी वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी उसका मतलब है कि बहुत सारा वायरस इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर बहुत सारा वायरस इकट्ठा करना पड़ेगा यानी कि बहुत सारे हमें जानवर चाहिए होंगे उनके ऊपर टेस्ट करने के लिए। तो लेट्स से कि आप जो है वो रैट इकट्ठे यानी कि चूहे इकट्ठे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो चूहों पे ही ज़्यादातर किए जाते हैं। तो इतने चूहों को इकट्ठा करना भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर वो चूहे इतने सारे मरेंगे तो उनका जो इफ़ेक्ट है वो हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आएगा, वो भी नुकसानदेह हो सकता है। इन सब के बाद जो वैक्सीन होती है उसको बाकी अलग अलग कंट्रीज़ में भेजना पड़ता है, उनकी जो पैकिंग करनी पड़ती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उनको ध्यान रखना पड़ता है, वो भी अलग से टाइम लगता है, उसमें भी अलग से कॉस्ट लगती है। तो अगर मैं मेन रीज़न की बात करूँ तो वो यही था कि क्यों नहीं कोरोना वायरस की वैक्सीन आ रही है, या फिर क्यों बाकी वायरस की जो वैक्सीन होती है वो इतनी लेट आती है। लेकिन अगर मैं इसके एक और रीज़न की बात करूँ तो वो ये भी है कि जो कोरोना वायरस है वो आरएनए वायरस है, यानी कि वायरस दो टाइप के होते हैं, आरएनए और डीएनए। जो आरएनए वायरस होती है उनमें म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो अपने आप को चेंज बहुत जल्दी कर लेते हैं। यानी कि हमारे जो अंदर जब वो वायरस होता है तो हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उस वायरस से लड़ने की कोशिश करती हैं। तो जो वो वायरस होता है वो अपना रूप बदल लेता है। अगर मैं उसको सिंपल भाषा में म्यूटेशन को बोलूँ तो उसका मतलब यही होता है। तो जो वायरस होता है वो अपने आप को चेंज कर लेता है। हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको पता नहीं चलता कि ये वही वायरस है जिसको हमने ठीक करना है, जिसके साथ हमने लड़ना है। तो इसलिए वो वायरस हमारी बॉडी में ज़्यादा ग्रो कर जाता है। ऐसा नहीं है कि डीएनए वायरस में म्यूटेशन नहीं होती, डीएनए वायरस भी अपना रूप बदल सकता है, लेकिन जो आरएनए वायरस होता है वो उसमें ज़्यादा क्षमता होती है और वो ज़्यादा जल्दी अपना रूप जो है वो बदल सकता है। तो इसलिए हमारी एंटीबॉडीज़ के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आरएनए वायरस को पहचानना और उसको ठीक करना। दोस्तों आज की वीडियो का मेरा यही मकसद था कि मैं आपको बता सकूं कि जो कोरोना वायरस है उसकी वैक्सीन क्यों नहीं बन पा रही है। अगर आपने और भी वीडियोस देखी हैं तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बताया आपको, लेकिन मैं अभी आपको जो भी जानकारी दी है वो जेन्युइन जानकारी है। यही रीज़न है कि जो कोरोना वायरस है या फिर कोई भी वायरस होता है तो उसकी जो वैक्सीन होती है वो इतनी लेट क्यों आती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ भी नया जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी कोई गलत जानकारी ना मिले। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।